नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल में योगेन साहू क्लासेस में। और आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास का 50 एमसीक्यू और वो बहुत सारे आपके टॉपिक्स कवर कर देने वाला है। तो ये क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन रहेगा, तो पूरे टॉपिक की आपको जानकारी हो जाएगी। तो ये कहाँ कहाँ काम आएगा, जिस भी एग्जाम में छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ का सिलेबस शामिल है, वो सारे एग्जाम में काम आएगा। स्पेशली आपके सीजीपीएससी प्री में तो काम आना ही है, मंडी के एग्जाम में भी काम आएगा, और जिस जिस एग्जाम में छत्तीसगढ़ पूछा जा रहा है सब में काम आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल में, लेकिन टेलीग्राम चैनल में एक परेशानी आ रही थी, ठीक है, कि पुराने वीडियोस हो जाते थे, आप एक महीने बाद देख रहे हो तो पीडीएफ ढूंढना पड़ रहा है। इसके लिए हमारे ऐप में एक फोल्डर है यूट्यूब पीडीएफ करके, यूट्यूब पीडीएफ करके एक कोर्स है। कोर्स मतलब वैसे ही हम प्रोवाइड करा सकते हैं, मिनिमम 11 रुपये रखें क्योंकि इससे नीचे जा नहीं सकता था, तो 11 रुपये का वो पीडीएफ है, वो नॉमिनल अमाउंट है। तो उसमें सारे फोल्डर्स में अरेंज मिल जाएंगे। अब जितने भी यूट्यूब पे आपको टॉपिक्स दिखेंगे ना, सब उसमें बढ़िया फोल्डर वाइज अरेंज रहेंगे, चाहे करंट अफेयर के हो, टॉप एमसीक्यूज के हो, ठीक। तो ऐसे फोल्डर वाइज अरेंज मिलेगा आपको, तो उसके पीडीएफ रहेंगे, ठीक है। और जहाँ कहीं पर डेट मेंशन करवाना होगा तो मैं डेट भी मेंशन करवा दूंगा, तो आप निश्चिंत रहिएगा। तो जिस दिन के वीडियोज रहेंगे आप डेट वाइज ऐसे जाके चेक कर सकते हो। ओके, चलिए पहला सवाल, चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित है? चितवा डोंगरी की गुफा तो यह है बालोद जिले में। ध्यान रखना, ये चितवा डोंगरी जो गुफा है पहले एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर राजनांदगांव लिया गया है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये राजनांदगांव जिला में नहीं है, ये है बालोद जिले में, ठीक है। बालोद जिले में है, और बालोद जिले में भी पूछा जाए कहाँ पे, तो डोंडी तहसील में। कहाँ पे? बालोद के डोंडी तहसील में ये चितवा डोंगरी की गुफाएं हैं, ठीक है। और जानकारी क्या, इसको चबरू से आप एक शब्द याद रखेंगे, चबरू। चितवा, चितवा मतलब चीता समझ लेना, चितवा चीता, चीता कैसा है? चबरू है, चाप देता है, ठीक है। तो चबरू से च से तो आपको चितवा डोंगरी याद रह जाएगा, चितवा डोंगरी याद रह जाएगा। और बस से याद रखना भगवान दास बघेल, भगवान सिंह है ना, भगवान सिंह, भगवान सिंह। और रू से रमेंद्रनाथ मिश्र, रमेंद्रनाथ मिश्र, ठीक है। तो चबरू में ब से भगवान सिंह और र से रमेंद्रनाथ मिश्र, ये दो नाम आप याद रखना। चितवा डोंगरी गुफा की खोज किसने की? तो भगवान सिंह और रमेंद्रनाथ मिश्र, ये दो नाम सामने आते हैं। क्लियर? अब ये से यूट्यूब शॉर्ट्स भी देख लीजिएगा, जो मैं प्रामाणिक तौर पे, क्योंकि ये सवाल का जवाब राजनांदगांव गलत लिया गया था, अब ये डोंडी में है, तो मैं बाकायदा वहाँ जाकर वीडियो भी बनाया हूँ, तो उसको आप जाके देखेंगे। तो ये पूरा चितवा डोंगरी की गुफा मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है, चेक करिएगा। इसके अलावा एक और गुफा है बहुत चर्चित है, सिंगनपुर की गुफा, सिंगनपुर की गुफा। तो जो सिंगनपुर की गुफा है ये कहाँ है? ये है रायगढ़ में। कहाँ है? रायगढ़ में है। इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज एंडरसन ने की है, एंडरसन ने की थी 1910 में। तो भगवान सिंह और रमेंद्रनाथ मिश्र ने चितवा डोंगरी गुफा की खोज की है, और एंडरसन ने सिंगनपुर की गुफा की खोज की है। तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने। पूर्व पाषाण काल से संबंधित क्या क्या स्थल है? अब देखो, पूर्व पाषाण काल मतलब आज से 10,000 साल पहले की स्थिति देखी है ना, तो स्टोन एज पाषाण काल चलता था। और पाषाण में भी हमें कुछ कोड बता रहे हैं, उसको आप याद रखेंगे, जैसे पूसी बोकम निमोनिक कोड है, ठीक है। उसके बाद मकबरा, फिर है उधम सिंह, और नवा अटेची बनाबो, नवा अटेची बनाबो, ये चार कोड है। ये चार कोड में आपको चार अलग अलग काल के स्थल याद हो जाएंगे। जैसे पू से याद रखना पूर्व पाषाण काल, ठीक है, पूर्व पाषाण काल। और देखो सी से है सिंगनपुर की गुफा। अगर मुझे एक एक पॉइंट आपको बताना हो तो पूसी बोका में पीछे वाले लोगों को छोड़ देना, वो से बोतलदा की गुफा है, कबरा पहाड़ है, महानदी घाटी है, वो सब भी है। लेकिन एक एक स्थल, एक युग से एक स्थल चुनना हो तो ये शुरू के ही शब्द ही आप लेंगे। जैसे पूसी बोका में ये पू और सी बस लेना, तो पू से पूर्व पाषाण काल और सी से सिंगनपुर की गुफा। मकबरा से म से है मध्य पाषाण काल, म से मध्य पाषाण काल है, और कबरा से कबरा पहाड़, ठीक है। उधम सिंह में ऊ से याद रखना, ऊ से उत्तर पाषाण काल, और ध से याद रखना धनपुर, क्या? धनपुर। और नवा अटेची बनाबो, नवा से रखना नव पाषाण काल, अटेची में अ से है अर्जुनी। अर्जुनी के अलावा चितवा डोंगरी भी ठीक है, अटेची, अ से अर्जुनी, टे से टेरम, ची से चितवा डोंगरी,
इसके बारे में ऊपर हम लोग पढ़े। और बनाबो से है बोमटीला, बोमटीला, क्लियर। सिंगनपुर जो है, सिंगनपुर कहाँ पड़ेगा? रायगढ़ में पड़ेगा। कबरा पहाड़ रायगढ़ में है। धनपुर जो है वो पहले बिलासपुर जिले में आता था, लेकिन अब गोरलापेंटा मरवाही में आता है, ठीक है। जो धनपुर है जीपीएम में आता है, और अर्जुनी तो दुर्ग का ही है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ जिले का सिंगनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रायगढ़ जिले का सिंगनपुर प्रसिद्ध है अपने शैल चित्रों के लिए। किसके लिए? शैल चित्रों के लिए। दरअसल रायगढ़ जिले में आप जाएंगे तो बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारी गुफाएं, मतलब बहुत सारी, ठीक है। तो आदि मानव वहां पे रहेंगे, है ना, पुराने समय के लोग वहां पे रहेंगे, गुफाओं में अपना आश्रय ढूंढते थे वो, जंगली जानवर से बचने के लिए, रहने के लिए, मौसम से बचने के लिए। तो वहीं पे वो रॉक पेंटिंग करते थे, गुफाओं में पेंटिंग कर देते थे। और वो सारे पेंटिंग आज से 10,000 से 40,000 साल पुराने के हैं, ठीक है। 10,000 से 40,000 साल पुराने। मैंने अपने कई वीडियोज में वो रॉक पेंटिंग को आपको दिखाया हुआ है। अभी हाल फिलहाल में एक और नया चर्चित स्थल है ऊपर वेदी। ऊपर वेदी एक वाटरफॉल वाला जगह है कोंडागांव जिले में, और वहीं पे एक शैल चित्र पाए गए हैं जिसको बताया जाता है कि 10,000 से 40,000 साल पुराना है। अभी तक किसी किताब में वो उल्लेखित नहीं है, मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पूछा जा चुका है, नया खोज हुआ है, और उसको मैं यूट्यूब में कवर भी किया हूँ। स्पष्ट तौर पे उसके कलर फेड नहीं हुआ, स्पष्ट तौर पे दिख रहे हैं। तो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है कौन? रायगढ़ जिला। और रायगढ़ जिला का सिंगनपुर, रायगढ़ जिला ही पूरा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। चवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? अब देखो, ये जो रायगढ़ जिले का सिंगनपुर गुफा है, रायगढ़ जिले का सिंगनपुर गुफा है, सिंगनपुर गुफा, ये पूछा जाए कि कहाँ पर है, ठीक है, तो रायगढ़ जिले का सिंगनपुर गुफा कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, ये चवर ढाल की पहाड़ी, चवर ढाल की पहाड़ी के गिरिपाद पर है। सॉरी, सर्दी से परेशान हूं मैं, लेकिन फिर भी वीडियोस आपके लिए लाना है और आपको तैयारी कराना है। तो चवर ढाल की पहाड़ी पर गिरिपाद पर्वत पर ये सिंगनपुर की गुफा है, क्लियर। जिसकी खोज किसने की? इसकी खोज किसने की है? तो एंडरसन ने की है, ठीक है। तो चवर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? ये ऊपर में जो मैं बताऊं वही है, सिंगनपुर गुफा क्षेत्र प्राचीनतम गुफा माना जाता है। चवर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है, गिरवे रंग से चित्रित शैलाश्रों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्र मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखाई देते हैं। तो चवर ढाल पहाड़ी सिंगनपुर गुफा। अगर मैं बात करूं क्षेत्र में प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त हुए हैं? प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र, तो ये प्राप्त हुए रायगढ़ से। पाषाण स्मारक कहां से संबंधित है? तो ये धनौरा। देखो, दो स्थल है, एक धनौरा है, वो बालोद जिले में पड़ेगा, और एक गढ़ धनौरा है, ये कोंडागांव में पड़ेगा। एक बालोद और एक कोंडागांव, धनौरा और गढ़ धनौरा, ठीक है। तो धनौरा बालोद जिले में और गढ़ धनौरा कोंडागांव जिले में पड़ता है। अब देखो ये सवाल कि कौन से स्थान से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो पाषाण युग के औजार का साक्ष्य जो है वो कबरा पहाड़ से मिला है, और कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले में पड़ता है, ठीक है। कहाँ? रायगढ़ जिले में। तो पाषाण युगीन औजार का साक्ष्य बहुत सारे जगह मिले हैं, ठीक है। पाषाण युगीन औजार, तो एक मिलेगा आपको कबरा पहाड़, एक मिलेगा बोमटीला, और मिलेगा जोगीमारा, सीता बेंगरा। जिसमें कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ में है। बोमटीला कहाँ है? रायगढ़ में। जोगीमारा कहाँ है? सरगुजा में, रामगढ़ की पहाड़ी में, सरगुजा जिले में। और सीता बेंगरा कहाँ है? सरगुजा जिले में, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कबरा पहाड़ से अर्धचंद्राकार फलक वाले उपकरण प्राप्त हुए हैं, इस बात को भी आप अलग से याद रखेंगे। चलिए, ये मैं बताना चाहूंगा, हमारा CGPSC प्री का क्रैश कोर्स है, काफ़ी कम फीस पर, और वैलिडिटी भी कम है, क्रैश कोर्स जैसा ही है। तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। और ये जितने भी कोर्स है, चाहे वो मंडी का हो, चाहे CGPSC प्री का क्रैश कोर्स हो, हम इवनिंग टाइम में इसके MCQs करा रहे हैं। 4 से 6 MCQs चलते हैं, MCQ प्रैक्टिस चलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। तो रिकॉर्डेड वीडियोस में आपको सारे लेक्चर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बढ़िया आप थ्योरी उसमें पढ़ सकते हो। साथ ही साथ डेली MCQ प्रैक्टिस हो रही है, हर रोज कम से कम 100 MCQs हम लोग उसमें सॉल्व करा रहे हैं, जो आपकी तैयारी को काफ़ी मजबूत कर देगी। तो CGPSC प्री का क्रैश कोर्स, या कोई मंडी उपनिरीक्षक की तैयारी करना चाहता है तो वो भी इसको ले सकता है, क्योंकि इस बार 2026 का जो
एग्जाम कैलेंडर उसमें सबसे बड़ी वैकेंसी की मैं बात करूँ तो मंडी उप निरीक्षक ही है, जिसमें संभावना है कि 100 से 250 तक पोस्ट आ सकते हैं। ठीक, तो वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। और कॉमन सिलेबस है, उसमें एक्स्ट्रा मंडी अधिनियम ये सब नहीं पूछने वाला है, तो कॉमन सिलेबस है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा टेस्ट सीरीज ये आप जरूर परचेस करें, इसके लिए मैं इंसिस्ट करूँगा ही। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है, आपको एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम निकालना है तो एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज दिलाना पड़ेगा। और इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा जो मनीष सर देंगे, और ये मंडी उप निरीक्षक का भी टेस्ट सीरीज है, ये भी आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। इसमें भी टोटल 25 टेस्ट हैं, और ये भी वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा जो कि मनीष सर देंगे। ये हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आप जा सकते हो। एप्लीकेशन में ये 50 के प्लस डाउनलोड दिखा रहे हैं, लेकिन अभी 1 लाख यूजर जुड़े हैं, तो 1 लाख छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है, 10,500 फॉलोअर हो चुके हैं, और इसको और बढ़ाना है आगे। ठीक, तो ये मेरा ही आईडी है। इसमें देखो इंस्टाग्राम में जो रील्स डलते हैं 95% रील्स आपके काम के रहेंगे। 95% मैं अपने पर्सनल भी डाल देता हूँ। 95% पूरा छत्तीसगढ़ का एक एक स्थल, कोना कोना सब चीज़ कवर हो रहा है उसमें। तो यूट्यूब शॉर्ट्स में भी आप देखेंगे तो आपके काम की चीज़ मिलेगी आपको। ठीक है, और इंस्टाग्राम में भी ये फालतू के रील्स नहीं होंगे, ये एजुकेशनल रील्स होते हैं 95%, तो ये आपके काम आने वाला है, तो इसको भी जरूर जुड़े। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये भी 50,000 होने वाला है। चलो, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? इस शब्द में ही आपको नाम मिल जाएंगे, महापाषाण युगीन। तो महा में म से मल्हार याद कर लेना, मल्हार, और युगीन में गेन गेन आ रहा टेंगना। ठीक है, टेंगना, टेंगना। महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो मल्हार, मल्हार कहाँ पड़ेगा आपका? बिलासपुर जिला में। और टेंगना कहाँ पड़ेगा? रायगढ़ जिला में। कहाँ? रायगढ़ जिला में। तो महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? मल्हार और टेंगना। ठीक है, चलो। ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में है? तो ये सब रायगढ़ जिले में है। और रायगढ़ में अगर मैं बोलूं बहुत सारे शैल चित्र मिले हैं, ये रायगढ़ आंसर इसका। रायगढ़ में शैल चित्र मिले हुए हैं। ठीक है, क्या शैल चित्र मिले हुए हैं। अब इसको याद कैसे करना? ये ओंगना भैंसगढ़ी ये सब तो है ही। शैल चित्र मतलब रॉक पेंटिंग, पत्थरों पे, गुफाओं के दीवारों पे सब ऐसे कुछ अंकित कर देना, मतलब कुछ बना देना, कुछ लिख देना, है ना। तो बनाने और लिखने से ही आप पूरा याद रहेगा। लिखने से देखो लेखा बड़ा, बनाने से बेनी पाट, बोतलदा। ठीक है, कबरा पहाड़, कबरा तो बोलते ही है, चितकबरा मतलब कलर को ही कबरा बोला था, चितकबरा। कुछ कर दिए, कर्मागढ़, और सिंगनपुर तो प्रसिद्ध है ही। कुछ ओंग दिए, ओंगना, भैंसगढ़ी, ये सब वो स्थल हैं जहां शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये सारे के सारे स्थल कहाँ हैं? रायगढ़ जिले में है। ठीक है, चलो। छत्तीसगढ़ के किन स्थानों से पाषाण युग का मेनहीर पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? तो ये करका भाटा, और करका भाटा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बालोद जिले में। ठीक, यहाँ पर भी मैं गया हूँ, वीडियो बनाया हूँ, इसलिए मैं बना। यूट्यूब शॉर्ट्स को आप देखा करिए वीडियो को, तो जो चीज़ आप प्रैक्टिकल सामने देख लेंगे वीडियो के फॉर्म में, वो कभी नहीं भूलेंगे। जब कभी आप छत्तीसगढ़ का जीके पढ़ेंगे ना, तो वो मैप आपका ड्रॉ होगा। ठीक है, यूट्यूब वीडियोज़ में आपके वो शॉर्ट वीडियो में जाइए, चाहे आप इंस्टाग्राम के रील्स देखें, वो आपके बहुत काम आने वाला है। अब जब मैं कभी छत्तीसगढ़ जीके पढ़ाता हूँ या खुद पढ़ता हूँ, तो उसके कंटेंट देखने से पूरा मैप माइंड पे एक मैप बन जाता है, एक वीडियो प्ले होने लग जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लोकेशन में कवर करते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो जाके जरूर देखें। तो बहुत सारे स्थल में ये सब मिला हुआ है, जैसे करका भाटा हो गया, है ना, और फिर आपका करीब बदर, चुरर, सिरसारी, ये सब बालोद जिले में है ना। चलो, कौन सी गुफा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, सिंगनपुर की गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों के प्रसिद्ध है, सिंगनपुर की गुफा। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो मैं सबसे पहले वैदिक काल की बात करता हूं। तो देखो ये आपका पूरा पाषाण काल वाला टॉपिक खत्म हो गया। पिछले 12 क्वेश्चन में पूरा पाषाण काल से संबंधित 12 एमसीक्यूज, और वो पूरा टॉपिक खत्म हो गया। आप थ्योरी नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने उतना एक्सप्लेन कर चुका है आपको। ठीक है, अभी वैदिक काल वाला भी टॉपिक, अब अगले 2-3 क्वेश्चन में, अभी 2 क्वेश्चन में वैदिक काल खत्म हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो एमसीक्यू के साथ आपका पूरा थ्योरी वाला पोर्शन भी खत्म हो रहा है। अब समझना, वैदिक काल, वैदिक पीरियड, वैदिक काल कब से कब तक चलता है? तो 1500 बीसी से, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 बीसी। इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक पीरियड बोलते हैं इसको, ऋग वैदिक पीरियड, जिसका काल है 1500 बीसी से 1000 बीसी ईसा पूर्व। ठीक है, और एक पोस्ट वैदिक पीरियड बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल। क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड। तो इसका काल माना जाता है 1000 से 600 बीसी। इसमें अगर मैं खाली वैदिक काल बोलूँ ना, वैदिक काल में क्या छत्तीसगढ़ की जानकारी मिलती है? अगर खाली मैं वैदिक बोल रहा हूँ, मतलब ऋग वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूँ, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो। उत्तर वैदिक मतलब वो बाद का, उत्तर का मतलब ही होता है बाद का।
तो यहाँ पर ऋग वैदिक में छत्तीसगढ़ की कोई जानकारी नहीं मिलती। कारण क्या, तो ये जब आर्य है तो ये पश्चिमोत्तर भारत तक ही सीमित थे, ठीक है, वैदिक काल में। बाद में वो छत्तीसगढ़ तक धीरे धीरे नीचे आके बसे। तो पोस्ट वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के कुछ स्थलों का वर्णन मिलता है, और उसी काल में जैसे नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जानते थे, ठीक है। और बस्तर को इस समय क्या बोला गया, बस्तर के क्षेत्र को यानी कि दंडकारण्य के क्षेत्र को बोला गया दक्षिण दिक के नाम से बोला गया। किसको, बस्तर को, ठीक है। तो ये लिखा वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना था, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी नाम उल्लेख नहीं मिलता है ऋग वैदिक काल में। हालांकि बाद में उत्तर वैदिक काल में बस्तर को दक्षिण दिक बोला गया, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के बारे में पूछ रहा है। वेदों में वर्णित बस्तर का क्या नाम रखा गया, दक्षिण दिक। क्या नाम रखा गया है, दक्षिण दिक। चलिए, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, लाइक जरूर किया कीजिए। प्रकृति में जिस किसी भी चीज से आप लाभ लें तो उसके प्रति कृतज्ञ जरूर रहें, ठीक है। ये नियम है जो कोई बताता नहीं है, लेकिन ये नियम काम करता है। आप जिस चीज़ के लिए कृतज्ञ रहेंगे वो चीज़ वापस आपके पास लौट के आते चलेगी। आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो बेशक ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करके अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, ठीक है। और चैनल जो नए हैं इस चैनल में वो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर, चलो। अब ये देखो, ये आपका महाजनपद काल भी, इस क्वेश्चन में महाजनपद काल भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ये जो टाइम है नहीं, और आगे क्वेश्चन में देखेंगे। छत्तीसगढ़ के जनरल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है, चलो ठीक है, महाजनपद वाला काल नीचे क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। अब ये छत्तीसगढ़ अगर पोर्शन बोलूं तो ऊपर वाला एरिया महानदी बेसिन है, और आपको मालूम नीचे पूरा बस्तर जो संभाग है वो बस्तर संभाग जो है, बस्तर संभाग, तो महानदी बेसिन वाला जो एरिया है, जो लोकल मेन छत्तीसगढ़ एरिया है, इसको दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। सॉरी, दक्षिण कोसल बोला जाता था, ठीक है। और जो बस्तर वाला एरिया है इसको दंडकारण्य के नाम से जाना गया। किसके नाम से, दंडकारण्य के नाम से। क्लियर। तो दक्षिण कोसल को महानदी बेसिन बोला गया और दंडकारण्य को बस्तर क्षेत्र बोला गया। और ये इस तरफ की भाषा क्या थी, तो इस समय की प्राचीन भाषा थी कोसली, ठीक है। कोसल से जो भाषा थी वो क्या थी, कोसली। तो छत्तीसगढ़ कहे जनरल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दक्षिण कोसल। छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है, तुरतुरिया, तो जो तुरतुरिया है वाल्मीकि ऋषि से संबंधित है, और ये माना जाता है ये जो तुरतुरिया आश्रम है ये वाल्मीकि से संबंधित है, वाल्मीकि ऋषि से। कि ये कौन से जिले में पड़ता है अगर पूछा जाए तो ये पड़ता है बलौदा बाजार में। कहाँ, बलौदा बाजार में। कहाँ, बलौदा बाजार में। अब याद रखना, यही वाल्मीकि ऋषि के आश्रम यानी कि तुरतुरिया में लव कुश का जन्म हुआ, ये भी माना जाता है। किसका, लव कुश का। ये जो बलौदा बाजार है या तुरतुरिया आश्रम है ये कौन से अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है पूछा जाए तो ये आता है बारनवा पारा में। कहाँ, बारनवा पारा में। बारनवा पारा अभ्यारण्य क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो ये महासमुंद और बलौदा बाजार जिले में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राम वनगमन पर्यटन पथ के किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है। बहुत सारे ऋषि हैं और उसका नाम एक आध क्वेश्चन पूछा गया है, तो सारे ऋषियों के आश्रम को आप याद रखेंगे। और ये पूरा रामायण काल आपके इस एमसीक्यू के माध्यम से रामायण काल खत्म हो जा रहा है। तो इसको मैंने याद कैसे किया हुआ, देखो वशिष्ठ ऋषि का आश्रम ये है रामगढ़ की पहाड़ी में। तो रामगढ़ में ना राम याद करना, तो राम भगवान मर्यादा पुरुष विशिष्ट एकदम स्पेशल थे ना, विशिष्ट थे, तो ऐसे याद रख लेना। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम ये रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ में था। मतंग ऋषि, तो शिव भगवान जो है मस्त मौला रहते हैं, मस्त मौला, तो शिव भगवान, तो मस्त मौला से मतंग ऋषि आश्रम शिवरी नारायण। और अत्रि मुनि आश्रम ये सीतामढ़ी में। तो सीता माता का डिमांड था, थोड़ा ज्यादा डिमांड था, अति डिमांड था, ऐसे लेट कर लेना, ठीक है। अति से अत्रि याद कर लेंगे, ठीक है। तो अत्रि मुनि आश्रम कहा, सीता माता सीतामढ़ी, अत्रि मुनि आश्रम सीतामढ़ी। वशिष्ठ ऋषि रामगढ़, मतंग शिवरी नारायण, अत्रि मुनि आश्रम सीतामढ़ी। चलिए ये जमाना है। और लव कुश का जन्म कहाँ हुआ, अभी हम लोग पढ़े, लव कुश का जन्म हुआ तुरतुरिया आश्रम में, तुरतुरिया के वाल्मीकि ऋषि आश्रम में। और लोमस ऋषि आश्रम है राजीव गरियाबंद में। श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा की गई है रामाराम सुकमा में। और अत्रि मुनि का आश्रम है सीतामढ़ी में, ठीक है। अब देखो ये छत्तीसगढ़ का एरिया, यहां पे है सुकमा, और ये है एमसीबी जो पहले कोरिया का हिस्सा था। तो राम भगवान जब वनवास बिताने के लिए आ रहे थे तो छत्तीसगढ़ में पहले एमसीबी में प्रवेश किया। और एमसीबी में भी कहाँ पे, सीतामढ़ी हरचौका नाम का जगह है, सीतामढ़ी हरचौका। तो पहला कदम वही रखा गया। फिर अंतिम
कदम रामाराम सुकमा में, रामाराम सुकमा में, ठीक है। और वहीं भगवान ने, श्री राम भगवान ने भूदेवी की पूजा भी की। शबरी मंदिर कहाँ है? अब देखो शबरी मंदिर, शबरी से संबंधित ना दो स्थल फेमस है, शबरी से संबंधित दो स्थल फेमस हैं। एक है मंदिर, ठीक है, एक शबरी मंदिर, और दूसरा जो जूठे बेर खिलाए रामायण काल से, है ना, जो रामायण काल से संबंधित है, रामायण काल से। तो जो मंदिर है शबरी मंदिर वो खरौज जिले में, खरौज में पड़ेगा, खरौज मतलब जांजगीर चांपा, खरौज जांजगीर चांपा जिले में पड़ेगा। और जो जूठे बेर खिलाए या शबरी आश्रम जो बोलते हैं, है ना, वो शबरी आश्रम कहाँ पे मिलेंगे? तो वो शिवरी नारायण में मिलेंगे, शबरी आश्रम शिवरी नारायण में मिलेगा, शिवरी नारायण। और ये कौन से जिले में पड़ता है? ये भी जांजगीर जिले में पड़ता है, जांजगीर चांपा जिले में। क्लियर? चलो, तो शबरी मंदिर कहाँ है पूछा जाए तो खरौद में। शबरी मंदिर कहाँ पे? खरौद में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रामायणकालीन ऋषि आश्रमों के साथ संबंध देखो बताए। लोमस ऋषि, गरियाबंद ये पढ़ चुके हैं, वाल्मीकि ऋषि, तुरतुरिया, सप्तसिंहवा, सप्तसिंहवा, और अत्रि मुनि, सीतामढ़ी, हरचौका। ये जम जाएगा इजिली। देखो कंक ऋषि का संबंध कांकेर जिला से, कांकेर क्षेत्र से, तो कंक कांकेर इन्हीं के नाम पर कांकेर पड़ गया, ये बताया जाता है। मतंग ऋषि, तो मतंग ऋषि जो है मस्तमौला शिवरी भगवान ऐसे करके याद किए थे। गौतम ऋषि सिहावा क्षेत्र, और अत्रि से अतरमरा पांडुका, अतरमरा पांडुका। एक अत्रि मुनि है जो सीतामढ़ी हरचौका से संबंधित है, एक अत्रि ऋषि है जो अतरमरा पांडुका से संबंधित है। क्लियर? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप इसको पॉज कर करके रिवाइज कर लीजिएगा, कि कुछ बच्चे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो आप 2-3 बार 4 बार रिवीजन करेंगे ना तो इजीली याद हो जाएगा। और कई लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी इस टॉपिक को, तो इनके लिए सिर्फ एक रिवीजन चल रहा है। ठीक है, गर्म ही है। चलो, विश्रवा ऋषि ये विश्रामपुर में है। वशिष्ठ ऋषि रामगढ़ की पहाड़ी से संबंधित है। सरभंग ऋषि मैनपाट सरगुजा में, तो सरभंजा जलप्रपात है, आपको मालूम होगा, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि सरभंजा जलप्रपात कहाँ है, तो सरभंजा जलप्रपात मैनपाट में, तो वहीं से याद कर लेना सरभंग ऋषि मैनपाट। और मांडव्य ऋषि जो है फिंगेश्वर में है, मांडव्य ऋषि फिंगेश्वर से संबंधित है। अब देखो मंड मंड करके ना, मांडव्य करके 2-3 नाम मिलेंगे आपको, तो पूरा मैं एक साथ लिखा दे रहा हूं। एक मिलेगा महरमंडा, महरमंडा आश्रम है ना, ऋषि है महरमंडा। फिर आपको एक मिलेगा मांडकर्णी, मांडकर्णी, और एक मिलेगा मांडव्य, मांडव्य। तो महरमंडा, ये सबको मैं रिलेट करके याद किया हूं। ठीक है, जैसे मुंडी जो है महरमंडा, मुंडी कहाँ घुसा है? बिल में घुसा दिया ना, बिल में घुसा दिया, तो ऐसे बिल द्वार, बिल द्वार गुफा, ये महरमंडा संबंधित है। ठीक है, मंडकर्णी, तो ये मुंडी में पंच मारते नहीं, मुंडी को ठोक देते पंच, तो पंचापसर, पंचापसर। और मांडव्य, मांडव्य में यह है फिंगर, ऐसे मुंडी को ऐसे फिंगर से खुल जाते हैं, तो मुंडी फिंगर से याद करना, फिंगेश्वर, फिंगेश्वर। अब आपको लगेगा कि सर ये तीनों नाम तो कंफ्यूजन है, कैसे याद करेंगे? तो बहुत आसान है, ऐसी थोड़ा सा भी रिलेट करके रखेंगे तो याद आ जाएगा। जैसे मांडव्य में देखो वव आ रहा है ना, तो फिंगेश्वर वव, फिंगेश्वर वो भी आधा हुआ है, ये भी आधा हुआ है, याद हो जाए। कर्ण भाई, पंच, पंच माना मतलब लड़ाई झगड़ा करना, योद्धा का काम है वो सब। तो कर्ण, अर्जुन वाले जो कर्ण है वो कर्ण पंच मार दिए है ना लड़ाई झगड़ा के लिए, तो पंचापसर, मांडकर्णी। और महंड नॉर्मली आप लेना, मुंडी को बिल में घुसा दिए तो बिल द्वार गुफा, तो ये आपसे आपको याद रह जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? ऐसे ही देखो बहुत सारे रिलेट करके पढ़ा देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, पढ़ाना आसान काम है, याद कराना हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, ये काम मुश्किल होता है। और मालूम है कि स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो पार्ट है वो याद करना है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। और इसीलिए अगर आप इस सफर से जुड़ना चाहते हैं, अपने पढ़ाई को आसान बनना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स अवेलेबल है। और कोर्स भी विभिन्न प्रकार के, चाहे वो मंडी के लिए हो, चाहे CGPSC प्री के लिए हो, या फुल CG वापम का कोर्स हो, फुल CG वापम भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स है जिसमें बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे, और 80% सिलेबस मेरे द्वारा ही कवर कराए हैं। चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो तो पूरा कंप्लीट छत्तीसगढ़ में उसमें पढ़ाया हूँ। इंडियन जीके की बात करें तो हिस्ट्री और
जो इकोनॉमिक्स है वो मैंने लिया हुआ है। उसके बाद कंप्यूटर मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, मैथ्स रीजनिंग मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। ठीक है, बस एक आध सब्जेक्ट कुछ कुछ बचे हुए हैं, वो भी बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा कि मैं उसको कवर करा दूंगा। ठीक है, बाकी जितने और भी सब्जेक्ट्स हैं टीचर हैं सारे एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाए हुए हैं, तो आपको और कुछ दूसरे किताब वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंटेंट काफ़ी अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। और बाजू में सारे डिटेल तो दिख रहे होंगे। फिर भी इनकेस आप कोर्स परचेस करना चाहें, और हेल्पलाइन नंबर है 8770123687। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और कोर्स परचेस कर सकते हैं। 8770123687। चलो आगे बढ़ते हैं। कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है? तो कौशल्या माता का मंदिर है चंदखुरी में। प्रदेश में कौशल्या माता का मंदिर चंदखुरी में स्थित है। ठीक है, और राम वनगमन पथ के प्रथम चरण के 10 स्थलों में विकसित करने तो इसको शामिल भी किया गया है। ठीक, वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में किस स्थान से प्रवेश माना जाता है? तो मैंने बताया था एमसीबी जिले में सीतामढ़ी हरचौका में प्रवेश किए थे, और रामाराम सुकमा से उनका अंतिम कदम रखा था। ठीक है, ये रामाराम सुकमा वाला जो पूरा पॉइंट है, मैं जब सुकमा जिले गया था, रामाराम सुकमा के रामाराम स्थल में गया था, तो 4-5 वीडियो मैंने वहां पे बनाए थे। ये सब यूट्यूब शॉर्ट में डले हुए हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसको देखा करो। ठीक है, रामाराम में गए, चिटमिटिन माता का मंदिर जहाँ मेला लगता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उसको मैंने वहाँ पे वीडियो में कवर किया हुआ है। वहाँ पे रॉक गार्डन भी है रामाराम सुकमा में, तो रॉक गार्डन भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। वहीं गुफा भी है जहाँ पे रामायणकालीन जो दृश्य है उसको अंकित किया गया है, चित्रित किया गया है, तो वो गुफा भी मैंने दिखाया। रामाराम सुकमा में धूपगढ़ी है। ठीक है, पहला धूपगढ़ी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, उसको भी मैंने दिखाया हुआ है। और वहाँ पे 8 अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन वाले पत्थर भी हैं, जो कि एक मानव मतलब ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशन दर्शाते हैं, वो भी रामाराम सुकमा में है। तो ऐसे 5 स्थल रामाराम सुकमा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल, छत्तीसगढ़ी रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मन्नूलाल यदू। कौन? मन्नूलाल यदू। तो देखो, मन्नूलाल यदू जी के द्वारा 2 किताब है, छत्तीसगढ़ी रामायण, या इसी को ही दंडकारण्य रामायण भी बोला जाता है, दंडकारण्य रामायण। ठीक है, ये मन्नूलाल यदू जी ने लिखा हुआ है। और एक हेमनाथ यदू है, तो ये छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ, छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन रावणगम पथ। ठीक है, छत्तीसगढ़ रामायण, ये शोध ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके तो मन्नूलाल यदू आंसर हो जाएंगे, और हेमनाथ यदू कभी याद रखना, छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ। तो दरअसल जो राम वनगमन पथ है, राम भगवान आपको मालूम है कि लगभग ऐसा माना जाता है कि 10 साल छत्तीसगढ़ के जंगलों में व्यतीत किए हैं, छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए हैं। तो छत्तीसगढ़ में एंट्री मारे, यहाँ से पूरा ऐसे घूमते घुमाते सुकमा से वो आगे निकल गए। ठीक है, श्रीलंका चले गए। तो ये अलग अलग 75 स्थल इसमें 75 स्थलों से गुजरे हुए हैं ना। और यही राम वनगमन पथ डेवलप किया जा रहा है एक टूरिज्म के पॉइंट से। तो टोटल 52 स्थलों का चयन किया गया है, पहले चरण में 10 और दूसरे आगे नेक्स्ट चरण में 42 को कवर करेंगे। वही यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। उस राम वनगमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? तो 2260 किलोमीटर है। कितना है? 2260 किलोमीटर है। इस पॉइंट को आप याद रखना। क्लियर? चलो, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के है वंशी राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्या है उसको मैं बता देता हूँ। मयूरध्वज, ताम्रध्वज, ये अलग अलग कंसेप्ट है। कहीं बोला जाता है कि मयूरध्वज को आरे से काटा गया, कहीं ताम्रध्वज को। तो एकदम शॉर्ट में बताऊं तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब महाभारत का युद्ध जीत गया युधिष्ठिर ने, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा, अश्वमेध यज्ञ कराया। और अश्वमेध यज्ञ इसलिए होता है कि अपना राज विस्तार कर सके, तो राज विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया गया और अपनी सेना भेजी गई, और उसमें अर्जुन साथ में थे, है ना, अर्जुन साथ में थे। तो अर्जुन निकले, और अर्जुन के साथ साथ कृष्ण भी गए हुए थे, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, और वो कहाँ पहुंच गए? तो वो छत्तीसगढ़ स्थल पहुंच गए। तो छत्तीसगढ़ में एक रतनपुर का इलाका है और आरंग का इलाका है। ठीक है, तो वहाँ पहुंचे, और वहाँ पे मयूरध्वज से कुछ वाद विवाद हुआ, और उसको कृष्ण भगवान ने उस वाद विवाद को सुलझाया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो उस वाद विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा नहीं किया गया, वो तो आए ही नहीं थे, कृष्ण द्वारा किया गया। तो बस एक यही स्टेटमेंट गलत है। फिर मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर के समकालीन थे, जी बिल्कुल। अश्वमेध के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था, जी बिल्कुल। मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था, जी बिल्कुल। ये भी था, वो बहुत प्रपंच रखा गया था। ठीक है, प्रपंच रचा गया था, और उसी से संबंधित कहानी है। और वही आरे से कटवाने की वजह से नाम पड़ जाता है आरंग, ऐसा बोला गया, आरंग जो कि रायपुर में है। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के किन स्थानों से जुड़ा जाता है? तो आरंग और रतनपुर। तो चाहे मोरार ध्वज हो या ताम्रध्वज हो, दोनों का संबंध आरंग और रतनपुर दोनों से मिलता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है। प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज की ध्वज है, मोरध्वज की राजधानी रतनपुर, और उस समय जो उनका नाम मणिपुर या रत्नवलीपुरी थी, तथा उनके पुत्र ताम्रध्वज ने भी उसी क्षेत्र पर शासन किया, किंतु उन दोनों का संबंध रतनपुर आरंग दोनों से था। ठीक है,
अगर आप ऐसे ही, ये तो प्राचीन इतिहास का है, इसके अलावा आपको कौन सा टॉपिक कठिन लगता है और कौन से टॉपिक पर आप एमसीक्यूज चाहते हैं उसको जरूर बताएं, ठीक है। हालांकि ये जितने क्वेश्चन है ना, ये सब पीवाईक्यूज हैं। पीवाईक्यूज को मैंने समेट के यहाँ पे क्वेश्चन बनाया हुआ है, लेकिन अभी एग्जाम में कुछ नए पैटर्न के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसी जानकारी जो कहीं आमतौर पे किताबों पे नहीं मिलती, वो सभी पूछ रहे हैं। अगर वो भी आप चाहते हैं तो हम उसको भी खोज खोज के लाकर उसका एमसीक्यू तैयार करके अपने वीडियो में डाल देंगे, बना देंगे। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी आपको एमसीक्यू जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो हम नेक्स्ट उस पर काम करेंगे। क्योंकि समय कम रहता है, समय का अभाव रहता है, वीडियो कम बनाए जा सकते हैं एक दिन में, तो जिसकी जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसको उतना ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो जिसका भी आप प्रैक्टिस करना चाहें उसको कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। चलिए, ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के जिले में स्थित है, तो देखो ऋषभ तीर्थ, ऋषभ देव जो कि जैन तीर्थंकर हैं पहले नंबर के, उनका संबंध गुंजी दमाऊ दरहा से है। कहाँ से है? गुंजी दमाऊ दरहा। और ये कौन से जिले में पड़ता है? शक्ति जिले में। पहले जांजगीर चांपा में आता था, लेकिन अब शक्ति जिले में आता है। क्लियर? चलिए, पुलस ऋषि का संबंध दुधवा से है। तो कभी ऐसे देखना, दूध दूहते हुए देखे होगे, गाय भैंस से दूध दूहते हुए देखे होगे, तो ऐसे दूध निकालने के लिए उसको खींचना पड़ता है ना, पुल करना पड़ता है। तो पुल से पुलस से दुधवा, है ना। मुचकंद, तो मुझ से याद रखना, मुचकंद ऋषि का संबंध मेचका पहाड़ से है। मांड करनी याद आ रहा, करनी, पंच, पंच मारना मुंडी में, कौन मरेगा? कर्ण। तो मंडकर्णी ऋषि का संबंध पंचाक्षर से है। और जमदग्नि ऋषि, जमदग्नि, तो दग्नि दग्नि और द से देवगढ़, तो इनका संबंध देवगढ़ से है। क्लियर? देखो, सीजीपीएससी क्रैश कोर्स की बात कर रहा था, ये चाहे तो आप 8770123687 इस नंबर पर और जानकारी ले सकते हैं, या डायरेक्ट एप्लीकेशन, ये हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड करके भी आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाने वाला है, ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, इसको भी आप जरूर परचेस करिए, ठीक है। चलो, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगस्त्य ऋषि, अंगिरा, तो अंगिरा जो है उनका संबंध घोटू सियावा से, अगस्त्य से हर्री भाटा, सिद्ध बाबा जो है स से सिद्ध बाबा, स से सीतामढ़ी छतौड़ा, हर चौका नहीं, सीतामढ़ी छतौड़ा। और ये महरमंडा, मुंडी बिल में घुसा दिया करके याद कहते हैं, बिल द्वार गुफा, बिल द्वार या बिल द्वारा गुफा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? तो आनंद प्रभु कुटी विहार में बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है। किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर आए थे? तो यह अवदान शतक से जानकारी मिलती है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध यहाँ छत्तीसगढ़ भी आए थे, ठीक है, सिरपुर और मल्हार की यात्रा किए, और इसी वजह से हेन सांग, जो कि एक वेन सांग या हेन सांग बुलाता है, जो कि चीनी ट्रैवल थे, चीनी यात्री थे, वो भी छत्तीसगढ़ आए क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ आए हुए थे। तो वेन सांग जो अपने 14 या 15 साल का कार्यकाल पूरे भारत में निवास किए, मतलब भारत में रहे, उसमें से कुछ समय छत्तीसगढ़ भी आए थे। और उनकी एक किताब भी है, किया सलो, हिवेन सांग की है ना, किया सलो, नहीं सॉरी, ये छत्तीस किताब नहीं है, छत्तीसगढ़ को किया सलो बोला गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ को किया सलो बोले, किताब का नाम सीयू की है। चलो आगे बढ़ते हैं। किस स्थान से बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार और प्रतिमाएं मिली हैं? तो सिरपुर, सिरपुर में बहुत सारे स्थल है, सुरंग टीला है, ठीक है, बहुत सारे स्थल मिले हैं बौद्ध विहार से संबंधित तो है ही। अगला सवाल, भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? तो भोंगापाल दरअसल कोंडागांव जिले में है, कोंडागांव जिले में भोंगापाल है, ठीक है, भोंगापाल। और ये बौद्ध विहार से संबंधित है, यहाँ बौद्ध की मूर्ति है ना, जिसको सब तोड़ तोड़ के ले जा रहे थे, उसको जादू टोना में यूज करने के लिए स्थानीय लोग लेके चले जा रहे थे। और उसको डोकरा बाबा का टीला भी बुलाता है। क्या? डोकरा बाबा का टीला। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के मठों के स्मारक मिले हैं? तो सिरपुर में है, सिरपुर में बहुत सारे, सभी लगभग सभी धर्म के मिले। इस राज्य में स्वास्तिक विहार संबंधित है, तो स्वास्तिक विहार भी बौद्ध केंद्र है, बौद्ध धर्म का केंद्र है। स्वास्तिक विहार ले लो, आनंद कुटी विहार ले लो, सुरंग टीले ले लो, सिंसुई बौद्ध विहार ले लो, सब सिरपुर में है। और सिरपुर कौन से जिले में पड़ता है? महासमुंद जिले में पड़ता है, इसका भी वीडियो मैंने बताया हुआ है। और ये जो सुरंग टीला है, जब ये खोज किया गया तो इतना सब स्थल मिले, है ना, आप देखेंगे। और वहाँ ऐसा बताया जाता है कि एक सुरंग गया है जो सीधे सिरपुर से आरंग निकलता है, आरंग रायपुर। ये वीडियो भी देखिएगा शॉर्ट्स में। भांडल देउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो भांडल देउल जैन मंदिर है रायपुर के आरंग में। और रायपुर का आरंग का संबंध कौन से जैन तीर्थंकर से है? तो महावीर स्वामी, जो कि 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं, महावीर स्वामी।
दुर्ग जिले के नकपुरा गांव में डैश का एक प्राचीन मंदिर है, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, इनका संबंध है। ठीक है, चलो लाइन से देखा जाए तो पहले गुरु थे ऋषभ देव, है ना, ऋषभ देव, इनका संबंध गुंजी दमोदरा यानी कि शक्ति जिले से है। फिर आपको 16वें नंबर के मिलेंगे शांतिनाथ, एक 5वें नंबर के अजीत नाथ भी है जो भी रायपुर से संबंधित है। शांतिनाथ का संबंध भाटागुड़ा से मिलेगा, भाटागुड़ा बस्तर। फिर 23वें नंबर के गुरु पार्श्वनाथ जी हैं, इनका संबंध नकपुरा से मिलता है, नकपुरा यानी कि दुर्ग में। और 24वें नंबर के तीर्थंकर है महावीर स्वामी जी, इनका संबंध कहाँ से मिलेगा, तो इनका संबंध आरंग रायपुर से है। क्लियर, तो ये पूरा एक एक टॉपिक खत्म होते चल रहा है। ठीक है, वैदिक काल हो गया, रामायण काल हो गया, महाभारत काल हो गया, एक एक एमसीक्यू, दो एमसीक्यू, 5 एमसीक्यू से पूरे एक एक टॉपिक खत्म होते चल रहे हैं आपके। क्लियर, तो ये छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से संबंधित कथन हो गया, पूरा यहाँ पे खत्म हो गया आपका एक टॉपिक। श्री उवसंघर पार्श्वतीर्थ छत्तीसगढ़ किस जिले से संबंधित है, ये दुर्ग से है। ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है, शक्ति में रिपीट हो गया क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है, तो महाभारत है। महाभारत, ठीक है। चलो अगला, चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था, तो महाजनपद से संबंधित 1-2 क्वेश्चन, और उसमें भी आपका ये वाला महाजनपद वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। आपको मालूम है कि प्राचीन भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, महाजनपद। ठीक है, उसमें से एक महाजनपद था चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी थी, चेदी महाजनपद की राजधानी थी सुक्तिमती। क्या थी, सुक्तिमती। ठीक है, और बोला जाता है कि यही चेदी, ये चेदी एमपी छत्तीसगढ़ वाला इलाका था, यही चेदी से चेदीसगढ़ बना, और चेदीसगढ़ से आगे अब भ्रंश होकर क्या बन गया, छत्तीसगढ़। क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। क्लियर, तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत क्या सम्मिलित था, छत्तीसगढ़ सम्मिलित था। यही बताया हुआ, चेदी महाजनपद 16 महाजनपदों में से एक था, इसकी राजधानी सुक्तिमती थी, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी सम्मिलित था। कई इतिहासकार छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ का अपभ्रंश भी मानते हैं। और उसकी राजधानी क्या थी पूछा जाए तो सुक्तिमती, छत्तीसगढ़ की, चेदीसगढ़ की। तुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है। अब देखो ये सीता बेंगर और जोगी मारा, ये दोनों के दोनों, ये रामगढ़ की पहाड़ी में, रामगढ़ की पहाड़ी में, जो कि सरगुजा में पड़ता है। कहाँ, सरगुजा में। जोगी मारा, सीता बेंगरा, ये सीता बेंगरा रामायण काल से संबंधित है, और ये जोगी मारा जो है ये मौर्य काल से संबंधित है। सीता बेंगरा जो है यह प्राचीनतम नाट्यशाला है, सबसे प्राचीनतम, इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ, प्राचीनतम नाट्यशाला, एशिया का, पूरे विश्व का, एशिया का, भारत का प्राचीनतम नाट्यशाला है, थिएटर, नाट्यशाला या रंगशाला बोला जाता है। ठीक है, और जोगी मारा में एक प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है, उसका प्रेम गाथा किसका, देवदासी, सुतनुका नामक देवदासी और एक देवदत्त नामक। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व दूसरे सदी से संबंधित है, इन मूल्यवान सिक्कों को क्या बोला जाता है, तो जो 100 से लेकर 200 बीसी के समय का जो सिक्का है उसको पंच मुद्रा या आहत मुद्रा भी बोला जाता है, और ये मौर्य काल से संबंधित है। किससे, मौर्य काल से। तो कहाँ कहाँ से मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं, तो आरंग, उड़ेला और तारापुर, ये सब रायपुर के है ना, यहाँ से पंचमार्क मुद्रे या आहत मुद्रे मिले हुए। इसके अलावा मौर्य काल के सिक्के और कहाँ कहाँ से मिले, ये सबसे तो आहत मुद्रे या पंचमार्क मुद्रे मिले, मुद्रा, और अकलतरा, ठठारी, ये सब जांजगीर चांपा में है। ठीक है, और बारगांव, देवगांव, ये सब भी यहाँ से भी मौर्यकालीन सिक्के मिले हुए हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आए हैं, हाँ ठीक है ना, उनको दे दो। ओके, 45वां क्वेश्चन, प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, सरगुजा क्षेत्र की जी बिल्कुल, प्राचीन, ये छत्तीसगढ़ का एरिया है, इसका ऊपरी भाग मौर्य काल से संबंधित है, मौर्य साम्राज्य में आता था ये,
और सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। जी बिल्कुल, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में है। और अशोक के कलिंग शिलालेख से इसकी पुष्टि होती है। जी नहीं, ये बात गलत है। ये जो जोगी मारा और सीता बेंगरा में जो साक्ष्य मिले ना, उसी से इसकी पुष्टि होती है। तो ऊपर के 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, तीसरा वाला गलत हो जाएगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जिसकी भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है, ये मैं दिखाया हूँ अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में, आप देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशेष मिले हुए हैं? तो प्राचीन थिएटर के अवशेष मिले हैं आपको रामगढ़ की पहाड़ी से। रामगढ़ में भी कहाँ पे? रामगढ़ में बहुत सारे स्थल हैं। रामगढ़ की पहाड़ी में 3-4 स्थल हैं। जैसे रामगढ़ की पहाड़ी में हो गया आपका सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा। तो जो जोगी मारा है, जोगी मारा में थिएटर के अवशेष मिले, ठीक है, रंगशाला थिएटर, तो सब के सब सरगुजा जिले में पड़ते हैं। मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो अकलतरा से हुए हैं, ठठारी से हुए हैं, तारापुर से हुए हैं, मल्हार से प्राप्त नहीं हुए हैं। विश्व की प्राचीन रंगशाला छत्तीसगढ़ में कहा है? रंगशाला मतलब थिएटर की बात करें तो सरगुजा, रामगढ़ की पहाड़ी, और स्पेसिफिक होना है तो जोगी मारा में। नहीं, रंगशाला पूछा ना, तो सीता बेंगरा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मल्हार में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए? तो वेद श्री के हुए हैं, पुड़ुमा यानी कि वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के हुए हैं, अपिलक के हुए हैं, सिमुक के नहीं हुए हैं। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में पूरा आपको सिक्कों के नाम पूरा बता दिए गए हैं, तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। इसको पढ़ लेना तो पूरा सातवाहन वाला भी आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त कास्ट स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? तो किरारी से मिलेगा आपको सातवाहन। ये 1921 में किरारी कास्ट स्तंभ की खोज हुई थी, 1921 में, 1921 में। उसके बाद रायपुर के म्यूजियम में रख दिया गया है, महंत घासीदास संग्रहालय में। वो महंत घासीदास संग्रहालय है, गुरु घासीदास नहीं है, महंत घासीदास है, ठीक है। तो वहाँ म्यूजियम में इसको कलेक्ट करके रखा गया है, और उसमें सारे पदों के नाम है ना, कौन कौन से पद किसको मिले थे। और इसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में डाला हुआ है, तो ये सबको देखिएगा, आपके काम का है। वो एक बार देखेंगे आप फिर भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो वर्तमान शक्ति जिले की किरारी ग्राम में, किरारी ग्राम पहले जांजगीर चांपा में आता था, अब शक्ति जिले में आता है, ठीक है। तो ये टोटल 50 MCQs हुए। ये 50 MCQs आपके बहुत काम के हैं। इसके अलावा मैंने बोला अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम में चैनल में मिल जाएगा, और नहीं आप PDF ले जाओ तो भटकते हैं, तो बेहतर होगा कि वो जो यूट्यूब पे जितने वीडियो चल रहे हैं ना, वो यूट्यूब PDF करके कोर्स है, मिनिमम 11 रुपीज़ इसलिए रखे कि उससे और नीचे नहीं जा सकता था, ठीक। तो उतना आप वहाँ से आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे जितने वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।